नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए सीडीपी के संबंध में डोमेन नॉलेज केस स्टडी से संबंधित प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इन प्रश्नों से स्वयं की तैयारी को जांचें तथा प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगें तो हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे, जिससे आप स्वयं की तैयारी को और मजबूत कर सकें। तो चलिए आज के प्रथम प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम प्रश्न है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच बॉक्स साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन रिक्त स्थान प्रारूप को रिक्त स्थान अवस्था को दर्शाता है। इसमें दो रिक्त स्थान दिए गए हैं, इसमें जो सही सही होगा वह हमको इसमें रखना है। इसके लिए चार विकल्प हैं। प्रथम है कानून एवं व्यवस्था और पश्च एवं परंपरागत। दूसरा है आज्ञा पालन एवं पूर्व परंपरागत। तीसरा है अच्छा होना और परंपरागत। चौथा है आदान प्रदान और परंपरागत। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 4 आदान प्रदान एवं परंपरागत होगा, क्योंकि नूर का कथन लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आदान प्रदान अवस्था को दर्शाता है, जो परंपरागत स्तर पर नहीं बल्कि पूर्व परंपरागत स्तर पर ही की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में सही कार्यवाही वह है जो किसी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करती है। और तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था, जैसे अपने आपसी लेन देन पर आधारित होते हैं। दूसरा प्रश्न है, सामान्य समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। इसके लिए चार विकल्प हैं। जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान और जेंडर रूढ़िवादिताएं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा जेंडर रूढ़िवादिताएं, विकल्प नंबर 4, क्योंकि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। ये मान्यताएं अक्सर समाज द्वारा निर्मित होती हैं और वास्तविक व्यक्तिगत क्षमताओं या रुचियों को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। इसका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 2 होगा, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों का शामिल करना जिनमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है, जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह कदम बच्चों को यह सीखने में मदद करता है कि लिंग के आधार पर कोई भी कार्य किसी विशेष व्यक्ति के लिए तय नहीं होता है और पुरुष और महिलाएं दोनों किसी भी भूमिका को निभा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वर्ष बच्चों के निष्पादन के वर्तमान स्थल को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो वो उसे क्या कहते हैं। इसके लिए चार विकल्प हैं। खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़ या ढांचा, अंतः व्यक्ति निष्ठता। इसका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 3 पाड़ या ढांचा कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे पाड़ या ढांचा कहते हैं। यह एक शिक्षण तकनीक है जिसमें एक अधिक जानकार व्यक्ति जैसे वयस्क या शिक्षक बच्चे को एक नया कौशल सीखने में मदद करने के लिए अस्थायी समर्थन प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। संवेदी चालक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, विकल्प नंबर 4।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क संज्ञानात्मक विकास की चौथी और अंतिम अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है, जो आमतौर पर 11 वर्ष की आयु से वयस्कता तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त विचारों के बारे में सोच सकते हैं और वैज्ञानिक तरीके से समस्याओं का समाधान करते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। इसके लिए 4 विकल्प हैं, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वायस्की और अल्बर्ट बंडूरा। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 3 लेव वायस्की होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? 4 विकल्प हैं, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। इसका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 2 होगा। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ग्रेड 6 से 8 के छात्र आमतौर पर पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की ओर बढ़ रहे होते हैं। इस स्तर के शिक्षकों को ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, ताकि वे छात्रों के अमूर्त चिंतन कौशल और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क को बढ़ावा दे सकें। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? 4 विकल्प हैं, ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दूसरा है दृश्य स्थानिक परिवेश के सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, तीसरा है संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, चौथा है पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 4 होगा, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति में पैटर्न को पहचानने, तर्क की लंबी श्रृंखलाओं को हल करने और समस्याओं का विश्लेषण करने की क्षमता प्रमुख होती है। यह बुद्धि गणितज्ञों, वैज्ञानिकों और तर्कशास्त्रियों में प्रमुखता से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण, समावेशन, मुख्यधारा से जुड़ना और विभेदीकरण। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा समाजीकरण, विकल्प नंबर 1। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के मानदंडों, मूल्यों, आदतों, कौशल को सीखता है और समाज का एक अभिन्न अंग बन जाता है। वह प्रक्रिया व्यक्ति को एक जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? विकल्प हैं, वैयक्तिक भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, मानव विकास को न तो आनुवांशिकता न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 4 होगा। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। मानव विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की जटिल अंतः क्रिया का परिणाम है। न तो केवल आनुवांशिकता और न ही केवल अकेले पर्यावरण पूर्ण विकास निर्धारित कर सकता है। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में, इसके लिए 4 विकल्प हैं, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्यार्थी द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। इसका जो सही विकल्प होगा
वह होगा विकल्प नंबर 1। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा में बाल केंद्रित होती है, जहां विद्यार्थी सक्रिय रूप से अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं, बजाय इसके कि वे निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करें या दोहराएं। अगला प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? विकल्प हैं केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, न तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक आकलन, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 4। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग। सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई का अर्थ है कि विद्यार्थियों का नियमित रूप से और व्यापक तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। इसमें सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों शामिल हैं, जिसके लिए विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव से कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? विकल्प हैं, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। विकल्प नंबर 4। रूढ़िवादिता और रूढ़िवादी आशंका तब होती है जब व्यक्तियों को अपने सामाजिक समूह के बारे में नकारात्मक रूढ़ियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को सकारात्मक रोल मॉडल प्रस्तुत करने चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के सफल व्यक्तियों के उदाहरण और कहानियाँ छात्रों को प्रेरित कर सकती हैं और इन नकारात्मक रूढ़ियों को चुनौती दे सकती हैं। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकल्प हैं, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। इसका जो सही विकल्प है विकल्प नंबर 1। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। एक समावेशी कक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों को, चाहे वे किसी भी योग्यता एवं पृष्ठभूमि के हों, एक साथ शिक्षा प्रदान करना है। एक शिक्षक के प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं में विश्वास रखना चाहिए ताकि वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? 4 विकल्प हैं, एक स्वलीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, एक अधिगम अशक्त वाले विद्यार्थी के, या मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। इसका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 3 होगा, एक अधिगम अशक्त वाले विद्यार्थी के। यह लक्षण जैसे पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल और पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के सूचक हैं। विशेष रूप से डिसलेक्सिया के सामान्य संकेत हैं, जो एक विशिष्ट पठन विकार है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबंधित कर सकता है? इसके लिए 4 विकल्प हैं, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट प्रयोग करना, अभ्यास एवं रटने पर बल देना, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना था उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम
के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 4। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? इसके लिए 4 विकल्प में अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने को हतोत्साहित करके। इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प नंबर 3 होगा, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करते हुए तथा मूल विचारों को महत्व देकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। सार्थक अधिगम तब होता है जब छात्र सामग्री के साथ व्यक्तिगत संबंध महसूस करते हैं और शिक्षक वास्तव में उनकी भलाई और सीखने की प्रक्रिया की परवाह करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? 4 विकल्प हैं। समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक अन्वयता एवं वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, अतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 4, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। साधन साध्य विश्लेषण एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है जहां समस्या को छोटे प्रबंधनीय उपलक्ष्यों में विभाजित किया जाता है। यह अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वर्तमान स्थिति और वांछित लक्ष्य के बीच के अंतर को कम करने में मदद करता है। आज का अंतिम प्रश्न है। साथियों, अगर आपको प्रश्न महत्वपूर्ण लगें, अच्छे लगें तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम आपको समय समय पर इस प्रकार के प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? 4 विकल्प हैं। बच्चों को अंतर्दृष्टि द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। इसका जो सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। यह विधि मुख्य रूप से रटने पर जोर देती है और आधुनिक शिक्षा शास्त्र में इसे एक प्रभावशाली शिक्षा प्रणाली नहीं माना गया है, क्योंकि यह रचनात्मक और वास्तविक समझ को सीमित करती है। धन्यवाद साथियों। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके समक्ष इस प्रकार के प्रश्न प्रस्तुत करते रहेंगे।